क्या सीकर में सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है? क्या सीकर में राजस्व के एकत्रण में अधिकारी और कार्मिक एक लंबी नींद सोए हुए हैं? इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे की तह तक जाकर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये सच है। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और मुद्दों के सबसे सही, सटीक व बेबाक विश्लेषण के लिए आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। और मैं जनता के लिए एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, अगर आप सच के साथ रहना चाहते हैं तो खबर गवाह को अभी लाइक और फॉलो जरूर करें। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो समाज को सूचित करती है। मीडिया का काम केवल सरकार द्वारा प्रचारित सूचनाओं को प्रसारित करना नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र रूप से जांच करने और सरकार के कार्यों की आलोचना करने का हक भी रखती है। सीकर शिक्षा नगरी बन चुका है। अगर यहां कोचिंग और स्कूलिंग के लिहाज से देखें तो, लेकिन कहते हैं कि कुछ बुराइयां भी आ चुकी हैं। अब आप ही तय करें कि क्या कर की चोरी करना अपराध नहीं है, राजद्रोह नहीं है। आइए समझते हैं इसे सीकर में होने वाली आय के एक बड़े हिस्से पर नजर डालते हुए। सीकर में करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच स्टूडेंट हर साल आते हैं, नीट हो, IIT हो या अन्य कोचिंग करने के लिए। 10 से 12 हजार इनके साथ अभिभावक भी आते होंगे जो इस आंकड़े में शामिल नहीं। बताते चले कि यह आंकड़े अनुमानित हैं। इनमें से लगभग सभी लोग किराया पर ही रहते हैं, क्योंकि सबके पास यहां तो मकान होना या हर जगह मकान होना पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत से लोग तो हॉस्टलों में रहते हैं, कुछ लोग PG बनकर रहते हैं और कुछ एक किराए के रूम लेकर भी रहते हैं। अब बात करते हैं इतने बड़े आंकड़े के लिए हॉस्टल की। तो एक मोटे आकलन के मुताबिक करीब 2000 से ज्यादा हॉस्टल सीकर में हैं। कुछ बड़े तो कुछ छोटे मोटे भी हैं। करीबन 50 सीटों से हॉस्टल शुरू होते हैं और 200, 500, 1000 तक चले भी जाते हैं। यहां गौर करें तो हॉस्टल बिल्डिंग मालिक और हॉस्टल के संचालक तकरीबन अलग अलग हैं, यानी कि हॉस्टल के जो बिल्डिंग होती है उसके मालिक अलग हैं और संचालक अलग हैं। अब यहां गौर करने लायक यह भी है कि हॉस्टल संचालक बाहरी लोग भी हैं। अब अगर हॉस्टल संचालकों द्वारा वसूली जाने वाली हॉस्टल फीस की बात करें तो यह फीस 6000 रुपए से शुरू होती है और सुविधाओं के हिसाब से 12,000 रुपए या इससे अधिक भी हो सकती है। तकरीबन 1.25 लाख स्टूडेंट से वसूली जाने वाली औसतन किराया राशि की अगर बात करें तो 8,000 के करीब अनुमानित माना जा सकता है। इस तरह से 8,000 को 1,25,000 से गुणा करने पर 1 अरब रुपए के करीब ये राशि बैठती है। लेकिन अब सवाल यहां यह है कि क्या 1 अरब रुपए की इस आय पर, इस ट्रांजैक्शन पर सरकार को राजस्व प्राप्त होता है? अगर होता है तो कितना होता है? अगर GST की बात करें तो इस शुल्क पर 18% की दर से तो GST ही लगना चाहिए और यह राशि जो 1 अरब रुपए से अधिक के करीब है, यह मंथली है। अब इसमें से कितना नगर परिषद को मिलता है, यह भी एक बड़ी बात है। कितना GST सरकार जुटा पाती है और कितना इनकम टैक्स इस आय पर सरकार को मिलता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब अगर बात करें, अगर इसमें से इतना टैक्स मिलता तो यहां की जनता को वो सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं होती जो इनको मिलनी चाहिए? क्योंकि टैक्स का पैसा आखिर जनता के पास ही तो जाना है, जनता की भलाई में ही तो लगना है। लेकिन आप देखते हैं कि एक पुलिये के निर्माण के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप देखते हैं कि नवलगढ़ रोड पर पानी की निकासी की समस्या के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और पैसा नहीं होने की वजह से ये सुविधाएं सरकार जनता को नहीं दे पाती है। एक मानक स्थिति में यह माना जा सकता है। अब सवाल यहां फिर उठता है कि क्या वास्तव में इनकम टैक्स की मिलीभगत है? इनकम टैक्स और GST विभाग इसमें मिला हुआ है?
क्या उनको कमीशन मिलता है? बड़ा सवाल यही है कि कहीं इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग, नगर परिषद आदि के अधिकारी कब इन सभी बिल्डिंग मालिकों व हॉस्टल संचालकों से मिले हुए तो नहीं है, कहीं कमीशन खोरी में व्यस्त तो नहीं है। अभी हाल ही में एक संचालक ने, यानी कि हॉस्टल संचालक ने मालिक से, हॉस्टल मालिक को देने वाले किराए से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया था। उस मामले में सामने यह आया कि किराए के एग्रीमेंट हैं, तो टैक्स कहां जमा हुआ? पिछले 10 साल के सारे एग्रीमेंट क्या सार्वजनिक नहीं किए जाने चाहिए? इसके अलावा कुछ और सवाल हैं कि कितने हॉस्टल हैं जिनका पूरा आंकड़ा प्रशासन के पास है? क्या प्रशासन इस बारे में कोई आंकड़ा सार्वजनिक करेगा? शायद हो तो कर दे। कितने हॉस्टल में अग्निशमन सेवा की पहुंच हो सकती है तंग गलियों के हिसाब से? आग लगने की स्थिति में क्या हॉस्टलों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं? और बड़ा सवाल एक और है, बाहरी हॉस्टल संचालकों का पुलिस वेरिफिकेशन कितने लोगों का हो चुका है? कुल मिलाकर राजस्व सरकार को हम देंगे नहीं तो सुविधाएं सरकार हमें पूरी दे दे, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं, तो ये एक बेईमानी सा है। अब आप ही तय करें कि इस तरह की स्थिति में क्या आने वाले के लिए ये स्थितियां सहज हैं या फिर शहर और जिले के लिए इस स्थिति को महफूज माना जा सकता है? इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। जोहार।